तो एम्पियर सर्किटल लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट। एम्पियर सर्किटल लॉ, उसके स्टेटमेंट में ये कहा जाता है कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ। लुक इट हियर, इस फिगर में देखिए, ये जो लाइनें जो दिख रही हैं, ये लाइनें क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं। और ये क्या है? क्लोज्ड पाथ है। ओके, ये क्या बनाई गई है? क्लोज्ड पाथ। तो यहाँ मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा, और इस एक्सप्लेनेशन में है कि एम्पियर सर्किटल लॉ इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज एनालॉगस टू गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। खैर, पहले स्टेटमेंट को एक बार रीड कर लेते हैं। सो स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ आर सर्किट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट आई। यानी कि जो क्लोज्ड पाथ ले रहे हैं उसमें कितनी करंट है थ्रेडिंग द क्लोज्ड सर्किट। ओके, या फिर द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन along the boundary of closed path is equal to the mu naught times the net current I। सो ये है क्लोज्ड इंटीग्रल वेक्टर B डॉट dl is equal to mu naught I, where I is the net enclosed current by the path along the curve C, where I is the net current enclosed by the path along the curve C। आइए इसे एक्सप्लेन करके समझ लेते हैं। ओके, so dear students, listen here. Ampere circuital law in electromagnetism is analogous to Gauss law। याद करिए गॉस लॉ में क्या होता है। गॉस लॉ में हम एक गॉसियन सरफेस लेते हैं और उसके अंदर चार्ज को यूज़ करते हैं, यानी कि जितने भी चार्ज उस गॉसियन सरफेस के अंदर होते हैं उन्हीं को हम कंसीडर करते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पर जो हम एम्पीरियन लूप लेते हैं, ये जो बाउंड्री बनाते हैं, इसके अंदर जितने करंट की लाइनें होंगी वही हमारे कंसिड्रेशंस में होंगी। ये जितने भी लाइनें आप देख रहे हैं वो सब की सब क्या करंट लाइनें हैं। सो एम्पियर सर्किटल लॉ कंसीडर्स एन ओपन सरफेस विथ ए बाउंड्री एज शोन इन द फिगर। द सरफेस हैज़ करंट पासिंग थ्रू इट। क्लियर स्टूडेंट? नाउ लेट द बाउंड्री टू बी मेड अप ऑफ द नंबर ऑफ स्मॉल लाइन एलिमेंट्स। अगर हमने जो बाउंड्री ली है, अगर इसमें छोटे छोटे एलिमेंट्स अगर हम कंसीडर करते हैं तो कंसीडर वन सच एलिमेंट, लेंथ क्या मान ली जाती है? dl। ओके, वी टेक द वैल्यू ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट। हम इसी पे क्या लेते हैं? इसी लूप पर एक टेंजेंशियल कंपोनेंट ली जाएगी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। हम उसे क्या मान लेते हैं? bt। यहाँ t जो है वो टेंजेंशियल हो जाएगा एट दिस एलिमेंट, जो एलिमेंट हम कंसीडर कर रहे होंगे, तो एट दिस एलिमेंट, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई बाई इट बाय द लेंथ ऑफ दैट एलिमेंट dl। सो bt डॉट dl इज इक्वल टू वेक्टर b डॉट dl। ओके, नाउ वी कैन राइट ऑल सच प्रोडक्ट आर एडेड टुगेदर। क्यों करने होंगे? इसलिए कि जितनी भी एलिमेंट इस पर कंसिडर की गई होगी, इस पे जितनी एलिमेंट कंसिडर सबको लेना होगा, तभी हम टोटल इफेक्ट कैलकुलेट कर सकेंगे। सो इस तरह से क्या होगा ये कि ऑल सच प्रोडक्ट्स आर एडेड टुगेदर, द सम देन टेंड टू एन इंटीग्रल। सो क्लोज्ड इंटीग्रल वेक्टर b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। सो द एबव रिलेशन इन्वॉल्व अ साइन कन्वेंशन। ये जो एम्पियर सर्किटल लॉ है इसमें साइन कन्वेंशन यूज़ की जाती है। तो साइन कन्वेंशन कैसे यूज़ करते हैं? आइए, द एबव रिलेशन इन्वॉल्व अ साइन कन्वेंशन गिवन बाय द राइट हैंड रूल। कैसे करते हैं इसे? सो लेट द फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड बी कर्ड। हम लोग ऐसे बना लेते हैं स्टूडेंट्स। लुक इट हियर, फिंगर को हम लोग ठीक ऐसे बनाते हैं। ये जो आप फिंगर जो कर्व देख रहे हैं ना, ऐसे रखते हैं, यानी कि जो आप लूप कंसीडर करेंगे ठीक उसी में इसे ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, तो रूल क्या है? रूल ये है
कि इन द लूप इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट डी एल then the direction of thumb gives the sense in which the current I is regarded as positive। यानी कि इस फिगर में I2 अगर मैंने ऐसे ले रखा है तो ये जो करंट I2 है वो अकॉर्डिंग टू रूल क्या हो जाएगी, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि लूप का कंसिडरेशन क्या है और हमारे फिंगर का, तो फिंगर और इस लूप ये दोनों ही क्या है, अपोजिट हो जाएंगे। यानी कि सीधी सी बात है, जो अंगूठे की डायरेक्शन को फॉलो करेगा वो पॉजिटिव और जो नहीं फॉलो करेगा वो नेगेटिव। ओके, ये डिपेंड करता है कि हमने लूप को कैसे लिया है। यानी कि ये जो हाथ का, ये फिंगर का जो कर्लिंग है उस कर्लिंग की डायरेक्शन को जो फॉलो करेगा और साथ में अंगूठे की डायरेक्शन, दोनों ही साथ ज़रूरी है। सो वेक्टर बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट ब्रैकेट में I1 माइनस I2 या फिर म्यू नॉट IE। IE का मतलब क्या हो गया, द टोटल करेंट इंक्लोज्ड बाय द लूप और क्लोज्ड पाथ। ओके, अब आइए इसे प्रूफ कर लेते हैं। तो प्रूफ करने के लिए क्या होगा, प्रूफ है या हेडिंग हुई है। सो लेट अस कंसीडर ए वायर कैरिंग अ करंट I। इस फिगर में आप देखिए एक वायर ली गई है जिसमें करंट I फ्लो कर रही है। नाउ वी कंसीडर ए सर्कुलर पाथ। हमने यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ कंसीडर कर लिया जिसे हम क्या कहेंगे, एम्पीरियन लूप कहेंगे। और उस पाथ की रेडियस क्या हो गई है, R। उस पाथ की रेडियस क्या लेंगे, R ले लेंगे। सेंटर्ड एट द वायर, इस पाथ का जो सेंटर होगा, ये जो एम्पीरियन लूप का जो सेंटर होगा, ठीक उसी सेंटर से ये वायर क्या हो रही होगी, पास हो रही होगी। ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन क्या होगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R। ओके, इस वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इस पॉइंट P पर कितनी हो जाएगी, लाइक दिस। टेकिंग द लाइन इंटीग्रल, हमने क्या किया, दोनों साइड का लाइन इंटीग्रल ले लिया। सो वेक्टर B डॉट डी एल, और देखिए ये जो एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं DL, उसकी टेंजेंट और वेक्टर B की टेंजेंट दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा की वैल्यू हो गई 0। और cos 0 क्या होता है, 1। डॉट है ना, तो यहाँ पे cos यूज़ करते हैं, तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 हो जाती है। सो इस हिसाब से BDL, B कांस्टेंट है, हम बाहर कर लेंगे। B कांस्टेंट इस लूप पे हर जगह B की वैल्यू क्या है, अगर लूप की रेडियस बदल देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बदल जाएगी। खैर, B इज इक्वल टू क्या है, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R, और फिर ये 2 डेल्टा, ये DL, ये पूरा सर्कल का सरकमफरेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई R। कैंसिल आउट हो जाएगी, रिजल्ट क्या मिलेगा, म्यू नॉट I। तो इस तरह से एम्पियर सर्किट लॉ क्या हो गई, प्रूफ हो गई। अब लोग स्टडी करेंगे एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ। क्या स्टडी किया जाएगा, एम्पियर सर्किट लॉ। सो इस तरह से क्या होगा, पहला, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करेंट। ओके, तो यहाँ पे एक वायर लिया जो कि इनफाइनाइटली लॉन्ग है, उसमें करंट I फ्लो कर रहे हैं। फिर से एक सर्कल लिया जिसे हम एम्पीरियन लूप कहेंगे। ओके, तो उसके R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P कंसिडर किया और इस एम्पीरियन लूप पे एक वेक्टर लिया DL और उसकी टेंजेंट पे देखा वेक्टर B। तो ये दोनों फिर से एक बार फिर क्या हो गए, सेम डायरेक्शन में हो गए। तो यहाँ पर एक बार फिर cos थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 0। सो एम्पियर सर्किट लॉ कहता है कि क्लोज इंटीग्रल वेक्टर B डॉट डी एल इज इक्वल टू, तो एम्पियर सर्किट लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, वेक्टर B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करेंट इंक्लोज्ड बाय द पाथ। तो ये जो पाथ कंसिडर किया है उसे टोटल करंट कितना इंक्लोज है, I, तो म्यू नॉट I हो गया। थीटा की वैल्यू है 0, cos 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी। B टर्म कांस्टेंट है, DL की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई R। क्यों? क्योंकि ये जो लूप लिया गया है इसका सरकमफरेंस। तो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर रिजल्ट हमें अब तक कितना मिल गया था, B इंटू 2 पाई R इज इक्वल टू म्यू नॉट I। इसे सॉल्व कर लिया तो B इज इक्वल टू हो गया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, ओके, इंटू I बाई R हो जाएगा। सो रिज़ल्ट हो जाएगी
सो रिजल्ट हो जाएगी b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2i/r। इसे हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर ये मतलब हुआ, तो इस रिजल्ट में क्या हो गया कि इट मीन्स दैट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर हैज़ ए सिलिंड्रिकल सिमेट्री। ओके, यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है इस वायर की वो एक सिलिंड्रिकल सिमेट्री जैसी ही होती है। और इस रिजल्ट में हमें ये मिला कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई और दी तीनों टर्म कांस्टेंट हैं, आर वेरिएबल है। सो बी प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो आर की वैल्यू बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज कर, आर की वैल्यू बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज करेगी। तो इसके अगले एप्लीकेशन में है द सोलेनॉइड। ओके स्टूडेंट, सोलेनॉइड क्या है? ए सोलेनॉइड कंसिस्ट ऑफ एन इंसुलेटेड लॉन्ग वायर क्लोजली वाउंड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। तो आप इस फिगर में देख रहे हैं, यहाँ पे इस वायर को क्या किया गया है, ऐसे टर्न किया गया है। इस पैटर्न में जब हम टर्निंग करते हैं तो इस तरह की टर्निंग पैटर्न को क्या कहते हैं, हेलिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, हेलिक्स। सो इट्स लेंथ इज़ वेरी लॉन्ग एज़ कम्पेयर टू इट्स डायमीटर। तो इसकी जो डायमीटर होती है उस डायमीटर के रेस्पेक्ट में इसकी लेंथ क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ओके, यहाँ पर मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को दिखाई है, तो ये मान रहा हूँ कि ये वाला फेस क्या है, नॉर्थ बना है, और ये वाला फेस क्या है, साउथ। कब? जब इस वायर में करंट दी जाती है तो इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। ओके, तो यही सोलेनॉइड जो है एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह से वर्क करता है। तो यहाँ से क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से निकलेंगी और यहाँ दूसरे साइड से क्या होगी, एंटर कर जाएंगी। अब अगला टारगेट क्या है कि सोलेनॉइड के अंदर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। लिसन वंस अगेन, इस सोलेनॉइड के अंदर जो है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, उस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इन ऑर्डर टू डिटरमाइन वेक्टर बी, कंसीडर ए रेक्टेंगुलर क्लोज्ड पाथ दैट मीन्स एम्पिरियन लूप। तो हमने यहाँ पर एक एम्पिरियन लूप कंसीडर किया, ABCDA, दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो इसके हिसाब से क्या है, बाई एम्पियर सर्किटल लॉ रूल्स क्या कहता है, ABCD वेक्टर B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू NLI। NLI का सेंस क्या हुआ, लिसन हियर, AB का जो लेंथ है L, इसमें नंबर ऑफ टर्न कितने होंगे, जो कॉइल यहाँ लपेटी जाएगी, इतने दूर में जो कॉइल लपेटेंगे उसका टोटल नंबर ऑफ टर्न कितना, टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, N इंटू L, राइट। और उसमें टोटल कितनी करंट बाउंड हो जाएगी, I। सो टोटल इंक्लोज करंट कितनी हो जाएगी, NLI हो जाएगी। सो इस तरह से अब हम इसे ओपन कर देते हैं। वेक्टर B डॉट DL को AB के लिए AB हो गया, फिर BC के लिए ये BC हो गई, फिर क्या होगा CD, ये ऊपर वाले पार्ट का हो गया, DA फिर ये इस वाले पार्ट का। ओके, इज इक्वल टू म्यू नॉट NLI। ओके, अब एम्पियर ने कुछ सर्टेन एजम्पशंस रखे, उसको भी देख लेते हैं। उन्होंने ये कहा कि द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट आउटसाइड द सोलेनॉइड इज़ प्रैक्टिकली ज़ीरो। उन्होंने कहा कि ये जो DC जो पार्ट है वो एक ऐसे रीजन में है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, बहुत कम होती है। तो यहाँ पे हम इसे ज़ीरो मान सकते हैं, यानी कि इंटीग्रल का ये जो पार्ट है CD, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंटीग्रल CD वेक्टर B डॉट DL इज इक्वल टू ज़ीरो, ये तो हो गया। अब क्या है, BC cos 90 हो जाएगी। BC क्या है, यहाँ पे 90 की तरह से हो जाएगा, देख लीजिए, ये BC की डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हुई, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो cos 90 क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे cos 90 की वैल्यू क्या हो गई, ज़ीरो। उसी तरह से जो DA है, ठीक उसी तरह से हम यहाँ पर जो DA है तो डायरेक्शन नीचे, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड है ये वाली, तो दोनों में एंगल कितना बनेगा, 90। तो इस हिसाब से DA लाइन भी क्या हो जाएगी, इफेक्टलेस, दैट मीन्स वेक्टर मैंने BDL cos 90 इक्वल टू ज़ीरो। तो ओवरऑल ये तीनों वैल्यू, ये वैल्यू ज़ीरो,
फिर ये भी ज़ीरो, ये ज़ीरो, यानी कि 3 फैक्टर्स क्या हो गए 0। तो हमारे पास सिर्फ एक फैक्टर बचता है, वो कौन सा, BC वाला पार्ट, जो कि क्या है, इनसाइड द सोलिनॉइड है। तो इसकी डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों क्या है, सेम है। तो इस तरह से क्या हो जाएगी, यहाँ पे हमने लिखा है कि BDL cos 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट NLI। ओके, तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाती है, DL को ले लेंगे कैपिटल L। सो इस तरह से L दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या मिलेगी, B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। ओके स्टूडेंट, अब रिज़ल्ट ये है कि एट द पॉइंट नियर इट्स एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज़ गिवन बाई। ओके, तो इसका रिज़ल्ट क्या होता है, हमें सिर्फ इसके रिज़ल्ट से मतलब है। एट द पॉइंट नियर इट्स एंड, यानी कि नियर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, तो उसकी वैल्यू होती है, डियर स्टूडेंट्स, हमें सिर्फ इसकी वैल्यू से मतलब है। एट द पॉइंट नियर इट्स एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज़ गिवन बाई, कितना होगा स्टूडेंट, सो लुक इट हियर। पहले से ये फाइंड है कि BC मैंने यहाँ लिखा है म्यू नॉट NI, ये सेंटर में हो गया। एट द एंड ऑफ द सोलिनॉइड क्या है, उसकी वैल्यू एट इन द एंड 1/2 म्यू नॉट NI। आपको एग्जामिनेशन पर्पस से सिर्फ इस दो वैल्यू पे कंसंट्रेट करना है कि B एंड, यानी कि सोलिनॉइड की एंड पर वैल्यू हो जाती है हाफ म्यू नॉट NI, यानी कि सेंटर की ठीक आधी। Thus the field at the end of a solenoid is just 1/2 at the center। इतना ही आपको समझना है। ओके, नाउ इफ द सोलेनॉइड इज बाउंड ऑन ए कोर ऑफ ए मटेरियल हैविंग रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर, देन B इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर NI, या फिर म्यू NI। सिर्फ म्यू क्या होगा, इंटू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर is the absolute permeability of the material of the core। ओके स्टूडेंट, अब हम स्टडी करेंगे टोराइड। क्या स्टडी करने वाले हैं, टोराइड। तो टोराइड क्या होता है, जिसे हम लोग कहते हैं टोराइडल सोलिनॉइड। बस यूँ समझ लीजिए कि ये एंडलेस क्या है, सोलिनॉइड है। सो एट सोलिनॉइड बेंड इनटू द फॉर्म ऑफ ए क्लोज्ड रिंग। अगर हम किसी सोलिनॉइड को बेंड करके क्या बना दे, एक रिंग जैसा बना दे, तो ये बन जाता है टोराइडल सोलिनॉइड। ओके, तो ये फिगर है टोराइडल सोलिनॉइड की। इसके लिए हम लोग केस स्टडी करेंगे। केस फर्स्ट क्या है कि फॉर पॉइंट इन द ओपन स्पेस इंटीरियर टू द टोराइड, दैट आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो है, ये जो पॉइंट, ये जो 1 लिया जा रहा है एम्पीरियल लूप, वो इंटीरियर ऑफ द टोराइड है। तो इस एम्पीरियल लूप के अंदर कोई भी करंट बाउंड नहीं है। सो लेट B1 बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एलॉन्ग द, तो इसमें क्या हो गया, तो इस लूप 1 के जो अंदर जो है कोई भी करंट बाउंड नहीं है, इसलिए टोटल करंट I की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, 0। तो रिजल्ट में हम क्या लिखते हैं कि thus the magnetic field at the point at any point P in the open space interior, यानी कि इस इंटीरियर पार्ट के ओपन स्पेस में टोराइड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाती है। ओके स्टूडेंट, अगला टर्म क्या होगा, अगला टर्म हमारी ये होगा केस नंबर 2 में कि फॉर द पॉइंट इनसाइड द टोराइड। तो आप इस फिगर में देख सकते हैं, हम इनसाइड से बात करते हैं लूप नंबर 2 की। तो यहाँ पे जो लूप है उसके अंदर करंट क्या होगी, बाउंड होगी। तो हम यहाँ लेते हैं टोटल करंट थ्रू द लूप नंबर 2। तो लूप नंबर 2 के अंदर टोटल करंट कितनी बाउंड हो जा रही है, देखते हैं। तो जितने नंबर ऑफ टर्न है n मान लेते हैं, और उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, करंट I। सो N/L इज इक्वल टू N, दैट द नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। तो टोटल नंबर कितनी हो जाएगी, NL, और L क्या है, 2πr2। लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ कितनी हो जाएगी, R2πr2 हो जाएगी। सो इस तरह से n की वैल्यू हमारे पास आ गई 2πr2 इंटू NI। ओके, तो हमारे पास है 2πr2, और ये 2πr2 दोनों साइड से क्या होगी, कैंसिल हो जाएगी। तो B इज इक्वल टू क्या मिलेगा, म्यू नॉट NI।
तो इस तरह से ये क्लियर हो गया कि जो टोराइड के अंदर का भी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सोलेनाइड की फील्ड की जैसा ही है। सो इट इज़ द रिजल्ट सिमिलर टू दैट ऑफ द सोलेनाइड। केस नंबर 3 में क्या होगा? केस नंबर 3 में फॉर पॉइंट्स इन द ओपन स्पेस एक्सटीरियर टू द टोराइड। तो इसमें क्या होता है, एक्सटीरियर यानी बाहर की बात करते हैं। तो यहाँ पर जितने भी टर्न होंगे, फॉर ईच टर्न द टोटल करेंट कमिंग आउट, एक बार जो करंट यानी कि जो हम लोग जो लूपिंग करेंगे तो उसमें लूपिंग एक बार करंट नीचे जाएगी और फिर दूसरे साइड से करंट ऊपर आएगी। फिर अगली बार जब इसे हम टर्न करेंगे तो करंट इनसाइड होगी, फिर दूसरे साइड से करंट क्या होगी, ऊपर आएगी। तो जितनी बार ये करंट ऊपर नीचे होगी एक दूसरे के इफेक्ट को ये कैंसिल करती जाएगी। सो प्लेन द पेपर इज़ कैंसल बाय द करंट गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। सो टोटल करंट बाउंड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस तरह से एक्सटर्नली मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। सो ये था टोराइड के लिए। अब हम कुछ कंपैरिजन की बात कर लेते हैं। हेडिंग है कंपैरिजन बिटवीन एम्पियर सर्किटल लॉ एंड द बायो-सावर्ट लॉ। तो सिमिलरिटी क्या बनेगी? पहला है बोथ आर रिलेटेड टू द मैग्नेटिक फील्ड विथ करेंट। बायो-सावर्ट लॉ और एम्पियर सर्किटल लॉ में सिमिलरिटी क्या है कि दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड विथ करेंट से रिलेटेड हैं। बोथ एक्सप्रेस द सेम फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द स्टैटिक करंट। दोनों का रिजल्ट जो है लगभग एक समान आता है। डिफरेंसेस क्या हैं? एम्पियर लॉ इज एप्लीकेबल फॉर द सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है? करंट की सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम करता है। ओके, बट बायो-सावर्ट लॉ जो है करंट जो है एसिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी काम कर सकता है। एम्पियर सर्किटल लॉ में क्या है? इज़ द फॉर इंटीग्रल फॉर्म ऑफ वेक्टर बी, यानी कि एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है? करंट की ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके इंटीग्रल फॉर्म को काम करता है, जबकि बायो-सावर्ट उसके डिफरेंशियल पार्ट पे काम करता है। एम्पियर लॉ इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सही है, ये करंट की इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों इफेक्ट पे वर्क करता है, जबकि बायो-सावर्ट लॉ क्या है? सिर्फ उसकी मैग्नेटिक फील्ड पे वर्क करता है। तो ये तो डिफरेंस। ओके स्टूडेंट, सो उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ में आया होगा। सो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।